तो बेटा अब बात करेंगे हम किसकी, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर नहीं, पार्टनर। अच्छा मुझे बताओ एक बार, रिटायरमेंट के कितने तरीके थे? हाँ, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, केवल नंबर बताओ। 3 है ना। देखो कितनी पढ़ाई हो रही है तुम लोग, इतना सोचना पड़ रहा है और गलती से 1-2 बच्चों से जवाब आ रहा है। 3 बताओ। नेहा गोयल बताओ, पहला तरीका क्या था? पढ़ाई हो रही है ये, बोलो बेटा। नोटिस देके जाता है, नहीं पढ़ रहे हो ना तुम लोग, बोल बे पढ़ो पहले। एज पर द विल ऑफ द पार्टनर। मौसी घर है, जब मर्जी है मुंह उठा पहुंचो, जब मर्जी है मुंह उठा के चले जाओ। एज पर द विल ऑफ द पार्टनर। हाँ आप बोल, फिर से बोल। As per the will of the partner by the consent of all the partners, as per the agreement, और फिक्स नंबर ऑफ इयर्स के अगर वो पार्टनर है। लॉ में भी नहीं बता रहा, गलत बता रहा है। तो लॉ में ही, लॉ का ही पोर्शन बता रहा हूँ जो लॉ में होता है। बैठ जाओ नालायकों। पहला बोला था एज पर द अग्रीमेंट, ये लॉ में ही डिसाइडेड है बेटे। 3 तरीके, पहला एज पर द अग्रीमेंट यानी जैसा अग्रीमेंट में लिखा वैसा। और इतना अगर दिमाग ऊपर वाले ने दिया तो वैसे भी समझ लो कि ये एग्रीमेंट होगा तो वहां पे लिख सकते हैं ना रिटायरमेंट का तरीका यार। तो ये तो सिंपल था, ये तो हर किसी को आना चाहिए था कि एज पर द अग्रीमेंट। दूसरा बोला था विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स एग्री है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें जाना है तो जाओ, सारे एग्री होने चाहिए। और तीसरा था अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है मतलब जब चाहो छोड़कर जा सकते हो। तो पार्टनरशिप एट विल के केस में ये ऐसा ऑप्शन होता है कि जब चाहो छोड़कर जा सकते हो, बस जाने से पहले रिटन नोटिस दे देना फर्म को। नोटिस नहीं, रिटन नोटिस दे देना, किसको? फर्म को। तो ये लिखवाया है, घर पे नोटबुक खुलती तो खुद समझ में आ जाता। ठीक है, तो चलो ये तो तरीका था रिटायरमेंट का। मरने के कितने तरीके होते हैं? हाँ देखो कह रहा नेचुरल होता है, एक्सीडेंटल होता है, सुसाइड होता है और हाँ मर्डर भी हो गया। चलो और, अरे बेवकूफो, मरना तो वो अपनी मर्जी से थोड़े चाह रहा था, मर गया तो मर गया। मरने का कोई तरीका है? मरा तो मरा, बोलो। मर गया तो मर गया, इस समय थोड़े ना मोड्स ऑफ डेथ पूछा जाएगा। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट हो सकता है, मोड्स ऑफ डेथ नहीं होता बेटा। निकल गया बंदा, है ना, आत्मा छूट गई, सब शरीर छोड़कर आत्मा चली गई। अभी आध्यात्मिक मत होना, चलो, है ना। अभी कोई इसमें बोलने लगे आत्मा तो सर अमर है, तो बेटा तू अपनी आत्मा निकाल के रख दे, तू भी मतलब, है ना। तो देख ले, डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करें, पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ और रिटायरमेंट में फर्म को क्या अंतर मिलेगा? सर देखो, ऑलमोस्ट एवरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे रिटायरमेंट में था वैसे ही डेथ में। अरे रिटायरमेंट में बंदा फर्म से रिटायर हो रहा था, डेथ में बंदा दुनिया से रिटायर हो रहा है, वो तो रिटायरमेंट ही है ना। जा ही रहा है ना फर्म के लिए तो, और जाएगा तो सेम तरीके से एडजस्टमेंट होंगे ना। बस दिक्कत क्या है, अंतर क्या आएगा कि रिटायरमेंट में उसका जो अकाउंट है वो खुद सेटल कराता है, और डेथ में खुद नहीं सेटल कराता, उसका लीगल एग्जीक्यूटर सेटल कराता है। क्योंकि खुद सेटल कराने आ गया ना तो 2-3 को और ले जाएगा, है ना। हार्ट अटैक से 2-3 निकल लेंगे उसके साथ। तो मुद्दा यही है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट में ये अंतर है कि बंदा अपना अकाउंट खुद सेटल नहीं करा सकता डेथ में, क्योंकि बंदा क्या है ना, काम तमाम उसका। ठीक है, इतना बोलो। तो लिखिए जरा डेथ ऑफ ए पार्टनर में, बोल के थ्योरी लिखवाऊंगा, सुनिए और लिखिए। लिखिए सब लोग, नोटबुक पर निकालिए, लिखिए, रफ पे लिखिए, पेज पे लिखिए, जहां लिखना लिखिए।
देखिए अगर किसी को पीछे आवाज नहीं जाएगी तो ध्यान से देखना, स्क्रीन पे भी मैं लाके रख देता हूँ उसको, लिखना ऑलमोस्ट एवरी प्रोविजन, लिखो ऑलमोस्ट एवरी प्रोविजन सॉरी ब्रैकेट में लिख लेना फॉर अकाउंटिंग। अभी लीगल प्रोविजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग ब्रैकेट में होगा फॉर अकाउंटिंग, ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखो in case of death of a partner, in case of death of a partner will be similar to the retirement of partner, will be similar to the retirement of partner except the following, except the following। पहला अब बेटा देखो रिटायर होने की डेट डिसाइड कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? मुझे रिटायर होना हो तो मैं डेट डिसाइड करके रिटायर नहीं हो सकता। अच्छा मरने की डेट सिलेक्ट कर सकते हो? ये कर सकते हो, बता दो भाई कि पंडित जी को पहले कुंडली दिखाएंगे और बताएंगे, पंडित जी से पूछेंगे बताइए कब मरो तो अच्छा रहेगा, है ना? बताइए। सो इज इट पॉसिबल टू डिसाइड द डेट ऑफ डेथ? नहीं है ना, मरने की डेट सिलेक्ट नहीं हो सकती सर। तो ऐसे में देखो बंदा बीच में अगर लुढ़क गया तो चलती फर्म में बीच मिड ऑफ द ईयर में बंदा मर गया। अब जब चलती फर्म में मिड ऑफ द ईयर बंदा मर गया तो जो ड्यूरिंग द ईयर जो उसने काम किया होगा, मान लो 6 महीने काम करने के बाद मर गया, तो 6 महीने का उसको प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, लिखो पहला पॉइंट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ, डेट ऑफ डेथ, proportionate share of profit up to the date of death। Done? बोलो ना, proportionate share of profit up to the date of death, आया ना? पक्की बात? अब आगे लिखो, उसके आगे डैश देखिए, it will be calculated। अब ये प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा कैसे, ये भी तो है। हालांकि तुम्हें नहीं सोचना, क्वेश्चन खुद बताएगा, बट फिर भी लिख लो, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रैशनल बेसिस सॉरी, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रैशनल बेसिस, जनरली ब्रैकेट में लिखना, जनरली लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जनरली हम किसको बेस ले लेते हैं? लास्ट ईयर की प्रॉफिट को, ब्रैकेट क्लोज, एंड विल be transferred to the deceased partner's capital account, deceased partner's capital account, deceased लिखना, deceased partner's capital account, by passing following entry, by passing the following entry, bypassing the following entry, bypassing अलग अलग, बाई अलग है, पासिंग अलग है, bypassing मत लिख देना, ठीक है ना? by passing the following entry, क्या लिखना है देखो, ध्यान से देखना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोला तो लिखो वही जो बोला भी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड नहीं यार, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड मतलब डाइड, जो जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना? अब सर ये क्या है, P&L सस्पेंस क्यों यूज हो रहा है ये बताओ।
बेटा एक बात बताओ, 6 महीने में भाई साहब की डेथ हो गई, 6 महीने का प्रॉफिट हम रैशनल बेसिस पे पिछले साल के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया, क्या वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो इनको दे रहा हूं? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कब आएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हो जाए एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाए, लॉस हो जाए, so that's why it will be treated as P&L suspense account, suspense में रखो इसको, and obviously P&L suspense account किधर जाएगा? Asset side of balance sheet। याद रखना, जब तक साल खत्म नहीं हो जाते तब तक ये कहां जाएगा? तो साल के आखिरी दिन प्रॉफिट वगैरह P&L अकाउंट में ले जाके इसको सेट ऑफ कर देंगे, बात खत्म। हाँ है ना भाई, वो उतना तुम्हें बनाना नहीं होता, लेकिन ये कहां ले जाओगे? बैलेंस शीट तो बनाओगे ना डेथ के बाद की, उसमें अगर P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ तो क्या करोगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में ले जाके रिकॉर्ड कर दोगे, हाँ है ना। पर ऑब्वियसली कैपिटल तो लायबिलिटी में जाएगा, तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगा। अच्छा एक और बात, सर अगर डेथ इतने हिसाब से हुई है कि साल के आखिरी दिन हुई है, तब भाई तब ये कौन सा सस्पेंस कुछ नहीं, तब तो सबको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी बात क्या चल रही थी यहाँ पे? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो अलग चीज था। ये कब था? जब मिड ऑफ द ईयर डेथ होती है, अगर आखिरी दिन होगा या नेक्स्ट ईयर के पहले दिन होगा तो हिसाब किताब तो पहले ही बन चुका है ना, फिर कोई सस्पेंस नहीं, साल के आखिरी दिन तक तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो क्या P&L सस्पेंस लिखोगे? P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना इस चीज पर। हो सकता है ICAI ऐसा ट्विस्ट ला दे कि जो डेथ की डेट है वो आखिरी दिन हो, तो फिर क्या लिखोगे? P&L एप्रोप्रिएशन लिखोगे, सस्पेंस नहीं लिखोगे, ये याद रखना। बट जनरली ऐसा होगा नहीं क्वेश्चन में। दूसरा लिखो, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37। लॉ पढ़ लिया पार्टनरशिप एक्ट? कौन सा यूनिट चल रहा है? जब भी पूछता हूँ जो वही रह जाता, बाकी सब हो रखा। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा? 1942? 32। चलो बढ़िया, गॉड ब्लेस। डन हो गया। अच्छा ये क्या कहता है बेटा? देखो सेक्शन 37 वहां एनफोर्स होता है इफ यू आर नॉट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल टाइम के अंदर अगर आपने डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट सेटल नहीं किया, इसका मतलब आप उसके एसेट्स का अभी भी यूज कर रहे हो। अरे बोलो ना। एक बात बताओ मुझे, अगर किसी की डेथ हो गई या कोई रिटायर हो गया तो उसका अकाउंट सेटल करो। रिटायरमेंट तो चलो ठीक है, रिटायरमेंट में बंदा जिंदा उसकी मर्जी पे चल रहा है। डेथ वाले बंदे, डेथ के केस में बंदा अपनी परमिशन से अमाउंट रखा है तुम्हारे पास, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर क्या करना चाहिए? अमाउंट सेटल कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो एक बात बताओ, उसका सब कुछ तो ऐसे ही यूज हो रहा है तुम्हारे वहां फर्म में। बोलो, बंदा मर गया लेकिन उसके एसेट्स का यूज तो हो रहा है ना आपके वहां पे। तो ऐसे में उसके एग्जीक्यूटर यानी लीगल हेयर को एक राइट मिल जाएगा। दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कि जितना अमाउंट वहां पे उसका यूज हो रहा है उस अमाउंट पे क्या मिल जाए उसको? इंटरेस्ट मिल जाए एट द रेट ऑफ कितना? ऑब्वियसली जितने टाइम तक तुमने उसका अमाउंट यूज किया उतने टाइम तक का इंटरेस्ट दे दो उसको। या दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, भाई अभी भी उसका अमाउंट यूज ही कर रहे हो तुम, तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो। बताओ क्या लेना चाहिए एग्जीक्यूटर को? हाँ क्या? प्रॉफिट? लालची लोगों, बेवकूफ लोगों, लालची क्या बोलूं, बेवकूफ, लालची होने के बावजूद बेवकूफ हो। अबे सोचो ना, अगर तुम में ऑप्शन है दोनों का तो दोनों में से कौन सा लेकर जाओगे?
अरे वाह, एक बात बता बेटा, यहाँ दो बॉक्सेस पड़े हो, एक दोनों में दबा के कैश भरा पड़ा है, दबा के ढेर सारा कैश, एंड यू आर फ्री टू टेक एनी वन बॉक्स, एक बॉक्स ले जा सकते हो, ठीक है, कौन सा ले जाओगे? हाँ बोलो, जिसमें ज्यादा है, आया ना दिमाग में, यही लालच यहाँ भी काम आ जाएगा बेटा। अगर तुम थोड़े से भी अगर समझदार हो, जैसे बोलते ना यू आर रैशनल, कंज्यूमर्स आर रैशनल, बट मेरे हिसाब से ऐसे कंज्यूमर तो भगवान ही मालिक है। यू आर कंज्यूमर बट यू आर इररेशनल। अभी रैशनल हो तो क्या करोगे भाई? यही तो देखोगे, जो ज्यादा होगा वही लेकर जाओगे। अगर इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है तो इंटरेस्ट लेकर जाओगे, प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा लेकर जाओगे। ऑप्शन है ना, ऑप्शन मीन्स राइट, है ना? तो यही चीज है, दो ऑप्शन मिलते हैं। लिखो, डैश लेके लिखो, एज पर दिस सेक्शन as per this section, the account of the deceased partner should be settled within reasonable period of time. आगे लिखो, इफ नॉट, मतलब अगर नहीं किया तो, इफ नॉट then the executor of the deceased partner will get following two options. पहला, to claim 6% interest, by treating the amount pending as loan to the firm, हो गया। दूसरा, बीच में और लगा देना, अच्छा 6% पर एनम लिखना था, याद रखना, ठीक है ना। दूसरा, टू क्लेम शेयर ऑफ प्रॉफिट in proportion to the balance amount. मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई है। ये आपको लिख के रखना है। बाकी और तो मुझे नहीं लगता इस मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन नहीं होगा, कहीं एक्सेप्शनली एक आध क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है। ये सेक्शन 37 जो आपको भी मैंने बताया, दो ऑप्शन मिलेगा, या तो इंटरेस्ट या तो प्रॉफिट। कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर के क्वेश्चन और जेएलपी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस